ड्रामा की शुरुआत मेल लीड ली टांग से होती है। वह एक बेरोजगार और थोड़ा आलसी लड़का है। उसने अभी अभी आर्मी ड्यूटी पूरी की है और घर लौटा है। उसका सपना है कि वह कनाडा घूमने जाए, लेकिन वह एक मिडिल क्लास परिवार से है, इसलिए उसके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि वह कनाडा जा सके। इसी वजह से वह पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके माता पिता उसके लिए पैसे तो बचा रहे हैं, लेकिन घूमने के लिए नहीं। वे यह पैसे उसकी शादी के लिए जमा कर रहे हैं। साथ ही घर वाले उसकी बहन के लिए भी लड़का देख रहे होते हैं। परिवार के लोग उसे हमेशा अच्छी नौकरी पाने के लिए ताने देते रहते हैं। अगले सीन में ली टांग उदास बैठा होता है। उसका दोस्त उससे कहता है, अभी से हार मान ली, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ली टांग जवाब देता है, जिंदगी बहुत बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इन सब बातों से परेशान होकर वह अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक कमरा किराए पर ले लेता है, ताकि उसे रोज रोज घर वालों के ताने न सुनने पड़े। उस समय उसके फोन पर एक पार्सल डिलीवरी का मैसेज आता है। उसने एक पेंटिंग मंगवाई होती है। ली टांग उस पेंटिंग को दीवार पर टांगने की कोशिश करता है, लेकिन हथौड़ा न होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। अगले सीन में वह ग्रोसरी स्टोर पर काम करते हुए कनाडा के ब्लॉग देख रहा होता है। तभी दो शराबी स्टोर में आते हैं। एक बाहर रुकता है और दूसरा टैंग से सिगरेट का डिब्बा मांगता है। टैंग उसे सिगरेट दे देता है, लेकिन वह आदमी कम पैसे देता है और कहता है, मुझे 2 पैकेट चाहिए। टैंग उसे समझाता है कि पैसे कम हैं और पैसे देने होंगे। बाहर जाते समय वह आदमी एक बियर और चखना लाने को कहता है। टैंग उसके पीछे जाता है और कहता है कि आपने पैसे पूरे नहीं दिए हैं। तभी वह नशेड़ी भड़क जाता है, लेकिन उसका साथी उसे शांत कराता है। टैंग को अंदर ले जाकर सॉरी बोलता है और पूरे पैसे देकर बियर चखना लेकर वहां से चला जाता है। तब स्टोर का मालिक आता है और टैंग से कहता है कि अब वह जा सकता है। टैंग उससे हथौड़ा ले जाने की इजाजत लेता है, लेकिन मालिक ध्यान नहीं देता, इसलिए वह हथौड़ा लेकर निकल जाता है। वापस लौटते समय उसे वही नशेड़ी सड़क पर पड़ा हुआ दिखता है। टैंग उसे आवाज देता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता, इसलिए टैंग आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे उस नशेड़ी का दूसरा साथी दिखता है। टैंग उसे बताता है कि उसका दोस्त सड़क पर लेटा है और बारिश आने वाली है। वह आदमी टैंग से कहता है कि उसे छोड़ दो, वह ठीक है, लेकिन टैंग वहां से नहीं जाता। अचानक गुस्से में वह आदमी टैंग पर हमला कर देता है और कहता है, तुझे समझ नहीं आता, मैंने जाने को बोला था। इस दौरान ली टांग को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब उसे और उसके दोस्त को सीनियर्स बहुत पीटा करते थे। तब ली टांग में इतना साहस नहीं था कि वह उनका सामना कर सके, लेकिन आज न जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है। वह अपने बैग से हथौड़ा निकालता है और उस आदमी के सिर पर मार देता है। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से दूसरा नशेड़ी भी होश में आ जाता है। वह उठता है, लेकिन दुकान के शटर से टकराकर दोबारा गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां एक महिला अपने कुत्ते के साथ आती है। टैंग यह देखकर घबरा जाता है कि अब वह पकड़ा गया, लेकिन वह महिला अंधी होती है, इसलिए कुछ देख नहीं पाती। उसका कुत्ता उसे लाश के पास ले जाता है। इधर टैंग की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन वह महिला अपने कुत्ते से कहती है कि बाहर की कोई गंदी चीज मत खाओ और घर चलो। टैंग समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह अपना बैग उठाकर वहां से भाग जाता है। घर आकर वह अपने कपड़ों से खून साफ कर रहा होता है। तभी उसे वह नशेड़ी अपने सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। वह कहता है, मैंने तो जाने को कहा था, बस इतनी सी बात पर तुमने मुझे मार दिया। अब क्या करोगे? पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी और तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। टैंग इन्हीं ख्यालों में डूबा होता है कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ली टैंग घबरा जाता है, लेकिन बाहर उसका दोस्त होता है। वह अंदर आकर कहता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड पूछे तो बोल देना कि मैं तेरे साथ था और ज्यादा पी ली थी। उस रात टैंग को नींद नहीं आती और अचानक उसे याद आता है कि वह हथौड़ा क्राइम सीन पर ही छोड़ आया है। यह सोचकर वह और घबरा जाता है। अगले दिन पुलिस उस जगह की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। बस उस नशेड़ी के बैग से एक पॉलिथीन मिलती है, जिसमें बियर खरीदी गई होती है। सुबह टैंग का बॉस उसे कॉल करके बुलाता है, क्योंकि दिन की शिफ्ट में काम करने वाली लड़की आज नहीं आई थी। अगले सीन में जेंग नान नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसी स्टोर पर आता है और पूछता है कि यहाँ कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके बाद वह बाहर आकर वहीं बैठ जाता है। तभी 2 गुंडे वहां आते हैं और उससे लाइटर मांगते हैं। जांग नान कहता है, बच्चे, मैं सिगरेट नहीं पीता। यह बात उन्हें बुरी लगती है। वे कहते हैं, क्या बोला, मैं तुझे बच्चा लगता हूँ? उसी समय दूसरा ऑफिसर सीसीटीवी की फोटो लेकर बाहर आता है। जंगनान कहता है, इन्हें भी गाड़ी में डालो, थोड़ा सबक सिखाना है। थाने में ऑफिसर पार्क जिन दोनों लड़कों को समझाता है कि अजनबियों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उधर जांगनान दुकान की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। उसका साथी बताता है कि 2 लाशें मिली हैं और ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। फिर भी शक बना रहता है। जंगनान बाजार लौटता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या सीसीटीवी में दिख रहा वही लड़का जो यहाँ काम करता था, मरे हुए लोगों को कुछ बेच चुका था। तब तंग वहां आ जाता है। जंगनान उसे बाहर ले जाकर बैठाता है। तंग घबराकर पूछता है, क्या बात यही होगी? जंगनान मुस्कुराकर कहता है, क्यों, थाने चलना है? वह मजाक में पूछता है, कल जिसने तुम्हें मारा था, क्या उसी वजह से तुमने उसे मार दिया? तंग डर से जड़ हो जाता है। जंगनान हंसकर कहता है, मजाक कर रहा हूँ, बस बताओ वे दोनों यहाँ क्या बातें कर रहे थे? तांग हकलाते हुए कहता है कि वे अपने परिवार और रोज की परेशानियों की बात कर रहे थे। उसी समय रिपोर्ट आती है कि दोनों की मौत आपसी लड़ाई में हुई है, लेकिन जांगनान को अब भी शक रहता है।
है। बाद में पता चलता है कि मरा हुआ एक आदमी नकली पहचान में रह रहा था। डीएनए रिपोर्ट से खुलासा होता है कि वह 2009 से फरार एक सीरियल किलर था। उसका नाम यो बॉय था। टीवी पर यह खबर देखकर टैंग सन्न रह जाता है। अगर उस रात उसने हथौड़े से खुद को न बचाया होता तो शायद वही आदमी उसे मार देता। जैसा कहते हैं अनिंदी सनिंदी झांसी है, कर्म वापस लौटता है। उस रात कातिल को उसके ही गुनाहों की सजा मिल जाती है। अगले सीन में हम उसी अंधी औरत को देखते हैं जो उस रात अपने कुत्ते के साथ मासूमियत से खेल रही होती है, लेकिन उसके घर के अंदर एक चौंकाने वाली चीज पड़ी होती है, वही हथौड़ा जिससे टैंग ने उस आदमी को मारा था। इनमें हम देखते हैं कि उस अंधी औरत का कुत्ता टैंग के पीछे पीछे दौड़ रहा है। अचानक टैंग अपने कमरे में होश में आता है। उसके पूरे शरीर पर खून के छींटे होते हैं। ये सब कैसे हुआ, इसका जवाब आगे मिलेगा। इसके बाद टैंग अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ उसे चर्च ले जाती है। वहाँ वो धीरे से कहती है, तुम जानते हो ना, जहाँ तुम काम करते हो वहाँ किसी का मर्डर हुआ है, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। ऐसे आदमी ऐसी ही सजा के हकदार होते हैं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत तेज पड़ती है। चर्च से निकलने के बाद टैंग नया मोबाइल खरीदने जाता है, क्योंकि उस खतरनाक लड़ाई में उसका पुराना फोन टूट गया था। इसके बाद वह रोज की तरह अपनी दुकान पर काम करने लगता है। कुछ ही देर में वही औरत दुकान में आती है जो उस रात खुद को अंधी बता रही थी। वह टैंग से सिगरेट का पैकेट मांगती है। जैसे ही टैंग उसका चेहरा देखता है वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। औरत हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझे पहचानते हो। तुमने सोचा था मैं अंधी हूँ, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। उस रात मैंने सब देखा था। मैं चुप रही, लेकिन अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। वह आगे कहती है, अगर तुम्हारे पास हथौड़ा नहीं है तो मुझे 20 लाख एक वॉन चाहिए। घबराया हुआ टैंग तुरंत मोबाइल की दुकान पर लौटता है और फोन वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार साफ मना कर देता है। वह कहता है, फोन वापस नहीं लिया जा सकता, पहले EMI भरो, फिर सेकंड हैंड में बेच सकते हो। बेबस होकर टैंग अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। पैसे पूरे नहीं होते। वह अपने बॉस से एडवांस मांगता है। बॉस पहले मना करता है, लेकिन थोड़ी दया दिखाते हुए कुछ पैसे उसके अकाउंट में डाल देता है। फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। मजबूरी में टैंग चोरी छिपे अपनी माँ के कमरे में जाता है। वहां से वह पासबुक और चेकबुक निकाल लेता है, वही पैसे जो उसके पिता उसकी शादी के लिए जोड़ रहे थे। वह बैंक जाकर पूरे पैसे निकाल लेता है। अगले दिन वह उस औरत के बताए हुए पते पर पहुंचता है। औरत आराम से कॉफी बनाकर उसे देती है और सीधे पूछती है, क्या तुमने दूसरे आदमी को भी मारा था? तंग घबराकर मना करता है। वह पैसे आगे बढ़ाता है, लेकिन औरत हंस देती है। वह कहती है, अब से हर महीने 20 लाख वॉन। तुमने एक आदमी मारा है, क्या सच में सोचा था कि इतनी आसानी से बच जाओगे? फिर वह प्लास्टिक में लिपटा वही हथौड़ा निकालती है ताकि फिंगरप्रिंट मिट न जाए। वह बताती है कि उसका कुत्ता सड़क से चीजें उठा लाता है और उसी ने यह हथौड़ा उसे दिया था। अब टंग समझ जाता है कि यह औरत कभी रुकने वाली नहीं है। वह पूरी जिंदगी उसे ब्लैकमेल करेगी। डर और गुस्से में टैंग उसी हथौड़े से उस औरत पर हमला कर देता है। बार बार वार करता है जब तक वह बिल्कुल निश्चल नहीं हो जाती। कुछ दिनों बाद दूध वाला देखता है कि घर के बाहर दूध के पैकेट जमा हो रहे हैं। शक होने पर वह अंदर झांकता है और लाश देखकर तुरंत पुलिस को खबर करता है। जांच के लिए डिटेक्टिव जंग नैन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है। उसके साथ ईमानदार पुलिस अफसर पार्क जिन भी होता है। घर के अंदर वही कुत्ता मौजूद होता है। भूख के कारण उसने अपनी मालकिन की लाश को नोचना शुरू कर दिया होता है। जब पुलिस जमीन खोदती है तो उन्हें एक नहीं बल्कि 2 कंकाल मिलते हैं। इधर तंग अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। 4 दिन बिना खाए पिए गुजर जाते हैं। वह खुद से कहता है, मैंने 2 लोगों को मारा, फिर भी पुलिस क्यों नहीं आई? इसी दौरान पार्क जिन को आदेश मिलता है कि उस कुत्ते को एक तय जगह पर छोड़ दिया जाए। रास्ते में 2 लोकल गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और भाग जाते हैं। कुत्ता डरकर वहां से भाग निकलता है। उसी रात टैंग खबर देखता है, एक आदमी जिसने अपने माता पिता को मारकर अपने ही घर में दफन कर दिया था। टैंग खुद से बुदबुदाता है, मैंने जिन लोगों को मारा वो बुरे थे, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, शायद भगवान भी मेरे साथ है। उधर शहर के एक कोने में वही 2 लोकल गुंडे आपस में झगड़ रहे होते हैं। एक गुंडा दूसरे पर चिल्लाता है कि उसने पुलिस वाले पर हमला क्यों किया। दूसरा सिगरेट मांगता है, लेकिन जवाब मिलता है कि भागते वक्त सिगरेट गिर गई थी। तभी उनकी नजर टैंग पर पड़ती है, जो उनकी तरफ आता दिखता है। जैसे ही टैंग उनके कपड़ों पर खून देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं। उसका शरीर कांपने लगता है। वही अजीब सी फीलिंग, वही संकेत जो उसे पहले 2 हत्याओं से पहले महसूस हुआ था। एक ऐसी ताकत जो उसे फिर से मारने के लिए उकसाती है। अगली सुबह उन दोनों गुंडों की लाशें पास के एक गहरे गड्ढे में मिली। इधर टैंग को फिर से उसी तरह अपने कमरे में बेहोश हालत में पाया जाता है। जब उसे होश आता है, वह घबराकर चारों ओर देखता है। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? फर्श पर उसके पास एक हथौड़ा, एक ईंट और एक छोटा सा कागज पड़ा होता है। वह कागज उठाकर पढ़ता है, अगर मदद चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करो। ये वही रहस्यमयी लोग थे जो बेहोशी की हालत में उसे घर छोड़ गए थे। लेकिन वे कौन हैं? इसका सच आगे चलकर सामने आएगा।
तीसरा एपिसोड हमें अतीत में ले जाता है। हम सन यो ओके को उसके पुराने दिनों में देखते हैं। वही औरत जिसने कभी टैंग को ब्लैकमेल किया था। अपने युवावस्था में वह ऑफिस के लोगों के साथ बुरी तरह शराब पी रही थी। कमरे में गैस लीक हो रही थी, लेकिन किसी को ध्यान नहीं गया। उसने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया और अचानक आग भड़क उठी। उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया। बाद में उसने यही क्रूर तरीका दोबारा अपनाया, इस बार अपनी ही माँ को मारने के लिए। उसने अपनी माँ के नाम पर 8 लाइफ इंश्योरेंस करवा रखे थे, लेकिन उसकी योजना फेल हो गई क्योंकि गैस की बदबू से उसकी माँ जाग गई। यहाँ गैस की बदबू क्यों आ रही है? माँ ने घबराकर पूछा। सन यो ओ की आंखों में नफरत भर गई। माँ, तुमने मेरी प्लानिंग क्यों खराब कर दी? उसने चाकू उठाया, अपनी माँ को मार डाला और लाश को बगीचे में दफना दिया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आखिरकार सन यो ओके का अंजाम भी वैसा ही हुआ। कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। डिटेक्टिव जंग नान और उनकी टीम सन यो ओके के रिश्तेदार से पूछताछ करते हैं। रिश्तेदार बताता है कि वह हमेशा घमंडी थी, उसे दूसरों को दर्द देना अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद पार्क जिन अपनी छोटों से उबरकर थाने लौटता है। सब उसका स्वागत करते हैं। वह कांपती आवाज में कहता है कि उसे अब भी यकीन नहीं होता कि कोई उसे मारने की कोशिश करेगा। उसके पेट में कांच की बोतल घोंपी गई थी, खून बह रहा था। उसे लगा वह मर जाएगा, लेकिन उसके बाद उन दोनों गुंडों को किसने मारा, यह सवाल अब भी बना हुआ था। उसी दौरान जंग नान एक गुंडे के अंतिम संस्कार में जाता है। उसकी माँ रोते हुए कहती है, मेरा बेटा तो मच्छर तक नहीं मारता था, तुम लोग उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, उसके कातिल को ढूंढो। बाहर आकर जेंग नन अपनी टीम से कहता है वे लोग निर्दोष नहीं थे। वह बताता है कि कैसे उन दोनों ने एक लड़की श्याओ को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसके साथ दरिंदगी की और मरने के लिए छोड़ दिया। किस्मत से वह बच गई, लेकिन जिंदगी भर उस हाथ को नहीं भूल पाई जिसने उसे तोड़ा था। 1 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसके अंतिम संस्कार के दिन एक औरत ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। वह रो रोकर एक लोकल गुंडे को कोस रही थी। वह उस गुंडे के परिवार को जानने वाली इकलौती इंसान थी, लेकिन उस वक्त वह लड़का नाबालिग था। इसी वजह से उसे आसानी से छोड़ दिया गया। इसके बाद भी उन लड़कों की हरकतें नहीं रुकी। मारपीट, चोरी, लड़कियों से बदसलूकी, सब चलता रहा। वह औरत रोते हुए कहती है, अगर इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया होता तो मैं उन्हें कब का मार चुकी होती। जंग नान दोबारा उसी दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार को सन यो ओ की फोटो दिखाता है। क्या ये लड़की यहाँ आई थी? वह पूछता है। दुकानदार सिर हिलाकर कहता है, हाँ आई थी, बाहर इधर उधर घूम रही थी। फिर जब टैंग के बारे में पूछा जाता है तो दुकानदार का लहजा बदल जाता है। उस लड़के ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, मुझसे 1 महीने की एडवांस सैलरी ली और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उधर टैंग उस पर्ची पर लिखे टेलीग्राम नंबर पर मैसेज भेजता है। जवाब आते ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। नाम पढ़ते ही उसे समझ आ जाता है वह किस मुसीबत में फंस चुका है। अगले दिन जेंग नन का साथी श्याओ के पिता से मिलने जाता है। आंखों में गहरा दर्द लिए वह आदमी कहता है, मेरी बेटी बहुत मासूम थी, सबका भला करती थी, लोग जल्दी भरोसा कर लेते थे। उन दरिंदों ने उसे बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। इधर टंग अपराध बोध और डर से टूट चुका होता है। घबराकर वह पुलिस स्टेशन फोन करता है। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। उधर से पुलिस वाला मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो पहले अपने पाप धो लो, फिर यहाँ आना। तांग ईंट और हथौड़ा बैग में डालता है और घर से निकल पड़ता है। थाने में जंग नान देखता है कि उसका साथी और बॉस शाओ के पिता का बयान ले रहे हैं। वह आदमी कहता है, दोनों नशे में थे, मैंने मौका देखकर उन्हें मार दिया। कुछ देर बाद जेंग नान उसे अलग ले जाकर तेज नजर से देखता है। तुम अपने ऊपर इल्जाम क्यों ले रहे हो? मुझे पता है तुमने उन्हें नहीं मारा। कातिल दाएं हाथ से वार करता है और तुम बाएं हाथ के हो। तभी उसका सीनियर बीच में आ जाता है और उसे बाहर खींच लेता है। ये क्या बकवास साबित करना चाहते हो? उसने कबूल कर लिया है, केस बंद। लेकिन जेंग नान अड़ा रहता है। सिर्फ बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक ठोस सबूत नहीं मिलते जांच जारी रहेगी। यह हमारे विभाग की साख का सवाल है। सीनियर गुस्से में चला जाता है। उसका साथी धीरे से कहता है, हमने उस औरत को बता दिया कि उसके बेटे का कातिल कौन है। जंग नन सन्न रह जाता है। शाओ का पिता कहाँ है? उसे घर भेज दिया गया। घर लौटते वक्त शाओ का पिता उस भयानक रात को याद करता रहता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही एक गुंडे की मां गुस्से में अपनी कार सीधे उस पर चढ़ा देती है। तेज रफ्तार में टक्कर लगती है और वह वहीं गिर पड़ता है। कुछ ही देर में जंग नान और उसकी टीम पहुंचती है। वह मुट्ठियां भींच लेता है। उसे डर था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। टैंग बैंक में अपनी बची खुची सारी रकम जमा करता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, 2 बाइक सवार उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। टैंग जोर से जमीन पर गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। चोर दूर जाकर बैग खोलते हैं, लेकिन उसमें पैसे नहीं होते। गुस्से में बैग को पानी में फेंक देते हैं। लहूलुहान टैंग को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी समय जंग नान भी अस्पताल पहुंचता है, अभी भी शाओ के पिता के केस की जांच करते हुए। वह सख्ती से पूछता है, तुमने झूठा कबूलनामा क्यों दिया? कोई भी यूं ही किसी और का जुर्म नहीं लेता। शाओ के पिता कहते हैं, उन्होंने मेरी बेटी को तबाह कर दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। खुद सजा देकर मुझे सुकून मिला। जंग नान गंभीर होकर कहता है, सजा देना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। फिर नरम पड़ते हुए कहता है, छोड़ो, कल फिर बात करेंगे। कुछ देर बाद जांच पूरी होने पर नर्स शाओ के पिता को व्हील चेयर पर लॉबी में ले आती है। वह चुपचाप बैठकर अपना फोन निकालता है और टेलीग्राम खोलता है। उसी पल उसे टैंग का मैसेज दिखता है। तभी उसकी नजर सामने बैठे टंग पर पड़ती है। शाओ के पिता अपनी व्हील चेयर को पूरी ताकत से आगे बढ़ाते हैं ताकि टैंग का पीछा कर सकें, लेकिन व्हील चेयर असंतुलित होकर पलट जाती है और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। टैंग तुरंत पलटता है। डर के बावजूद वह
भागकर उस बूढ़े आदमी को उठाने आता है। कमजोर आवाज में शाओ के पिता फुसफुसाते हैं, तांग तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत पुलिस है, जल्दी चले जाओ। हैरान होकर तंग पूछता है, क्या आप मुझे जानते हैं? वह आदमी धीरे से कहता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, घर जाओ, टेलीग्राम चेक करना। फिर वह जोड़ता है, और बेटा उन दोनों गुंडों को मारने के लिए धन्यवाद, अब जाओ, देर हो रही है। तांग बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। बाहर अपनी गाड़ी में बैठे जेंग नैन यह सब देख चुका होता है। अस्पताल से टंग को निकलते देख उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। वह उसका पीछा करने लगता है। अंदर अस्पताल में शाओ के पिता अपनी व्हील चेयर पर बैठे अपनी बेटी के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रहे होते हैं। दुख से टूटकर वह ढेर सारी नींद की गोलियां निगल लेते हैं। आंखें बंद करते हुए वह अपनी बेटी का नाम लेते हैं और हमेशा की नींद में चले जाते हैं। सीन अतीत में चला जाता है। उस रात शाओ के पिता उन दो गुंडों का पीछा कर रहे थे, लेकिन हमला करने से पहले ही उन्होंने देखा कि टंग उनसे लड़ रहा है। तांग बेहद बेरहमी से दोनों को मार देता है और फिर खुद बेहोश होकर गिर पड़ता है। वापस वर्तमान में जंग नान अभी भी तंग का पीछा कर रहा होता है कि तभी अस्पताल से कॉल आता है। नर्स घबराई हुई आवाज में कहती है, मिस्टर कोंग ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, कृपया जल्दी आइए। जंग नान तुरंत पीछा छोड़ देता है और अस्पताल भागता है, जहां डॉक्टर उस बूढ़े आदमी की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर टैंग अपना फोन खोलकर टेलीग्राम चेक करता है और जो वह देखता है उसी समय टैंग की माँ और बहन उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाती हैं। कोई जवाब नहीं मिलता तो वे रिसेप्शन से दरवाजा खुलवाती हैं। अंदर जाते ही उसकी माँ सन्न रह जाती है। हे भगवान, मेरा बेटा यहाँ ऐसे रहता था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी होती है, उसमें क्या लिखा है यह अगले एपिसोड में सामने आएगा।